इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, कोशिश करो, इंतज़ार नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामका। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? केमिकल्स रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, फिर जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर हम लोगों ने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी सीखा था, कैसे एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्यों हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, मेनली 6 रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला होता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था? जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता था? जब एक सिंगल रिएक्टेंट किसी भी दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता था तो उसे अपन क्या कहते थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर आता था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वैसे रिएक्शंस होते थे जिनको कराने में हमें खुद अपनी साइड से क्या हीट देनी पड़ती थी, उन्हें अपन क्या कहते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे कोई भी एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता था, उसे अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे दो मेटल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिसिपिटेट देखा था कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शंस इन विच प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल चीज हमारी बनती थी उसे अपन क्या कहते थे? प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते थे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ पे एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते थे? सॉल्ट और वाटर बनाते थे, वहां उसे अपन क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर ये सब के बाद अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता था? जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता था तो उसे अपन क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। मान लो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कम है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे उसी फॉर्मूले पे ऑक्सीजन बढ़ गई तो उसे अपन क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन को अपन हाइड्रोजन के टर्म्स में कैसे कहते थे? किसी भी चीज से हाइड्रोजन जो हो रहा था वो रिमूव होता था तो भी उसे अपन क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर रिडक्शन क्या होता था? जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता था उसे अपन क्या कहते थे? क्या कहते थे बताओ? रिडक्शन कहते थे। और जब किसी भी चीज से ऑक्सीजन जो होता था वो रिमूव हो रहा होता था उसे भी अपन रिडक्शन ही कहते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज मेनली हमारा फोकस रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सम एप्लीकेशंस पार्ट के ऊपर, ठीक है। आज हम मेनली कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज ना उसका जो कोई भी मेटल रहता है वो डैमेज होने लग जाता है ऊपर से, उसे अपन कोरोजन कहते हैं। और रेंसिडिटी क्या होता है? जब कोई भी फूड सब्सटेंस हमारा खराब होने लगता है तो उसे अपन रेंसिडिटी कहते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ये दो मेन टॉपिक्स आज अपन पढ़ते हैं। टॉपिक है पहला, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे रिडक्शन है, सॉरी मैं करेक्ट कर देती हूँ। पहला मैंने क्या बताया, ये टॉपिक क्या है आज हमारा? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन अवर डे टू लाइफ, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है, उससे क्वेश्चंस भी किए हैं, उसका एप्लीकेशंस पार्ट क्या है अपने डे टू डे लाइफ में। देखो पहला क्या है? कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, moisture और a chemical on their surface। कोरोजन क्या होता है? एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने क्या देखा है कि जो हमारा आयरन रहता है, लोहा रहता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऊपर से गलने टाइप में लगता है ना, ऊपर से उसकी लेयर जो होती है वो जंग खाने लगता है ना। हम कहते हैं ना कि लोहे का जो गेट है उसे पेंट करके रखो ताकि उसमें जंग ना लगे। तो जो हमारा लोहा होता है उसमें क्या लगने लगती है? जंग लगने लगती है, रस्टिंग होने लगती है। जंग लगने को अपन क्या कहते हैं? रस्टिंग प्रोसेस, है ना। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। कोरोजन एक क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि जो मेटल्स होते हैं वो ऊपर से खत्म होने लगते हैं, खतने लगते हैं ना। अपन कहते हैं कि जो हमारा आयरन है, लोहा है, वो क्या हो रहा है? खत रहा है। तो वही ईटन अप, जो ईटन है ऊपर से ना खतने लगते हैं, ऊपर से खपने लगते हैं ना। किसके द्वारा? या तो एक्शन ऑफ एयर हो सकता है, जैसे कि
कई सारे मेटल्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने से वो नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं ना, और एयर के हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, जैसे लोहे को बहुत दिन तक पानी में रखे रहते हो तब भी उसमें रस्टिंग होती है। मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, वाटर से हो गया। और केमिकल ऑन देयर सरफेस, और कोई काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स रहते हैं जिनके सरफेस पे अगर केमिकल कोई भी पड़ जाए तो वो रस्टिंग होने लग जाती है या फिर उनमें वो खराब होने लग जाते हैं ना। तो कोरोजन क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है जिससे कि जो मेटल सरफेस रहता है वो क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। फिर यहाँ पे आप कोरोजन की डेफिनेशन पहले तो आप लिखोगे, फिर उसके बाद लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इक्वेशन बता दी, लिख के बता, आपकी बुक में गिवन नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये नहीं आएगी ये वाला रिएक्शन आपको, ठीक है। आपको सिर्फ पूछता है कोरोजन और रेंसिडिटी में डिफाइन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, या तो डिफरेंस दोनों में पूछ लेगा, या तो फिर इसमें 2 मार्क्स में आपको क्या पूछ लेगा कि कोरोजन की डिफाइन क्या है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, इतना ही पूछता है। इस टॉपिक से मेनली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे एक अलग पार्ट में ऐड कर दिया है कि आप बोलो कि कवर नहीं किया, इसीलिए मैं कवर कर देती हूँ। फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर रहता है तो क्या बनता है, रस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे जब हमारा आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होने लग जाती है, रस्टिंग होती है। रस्टिंग को कब होती है, आयरन जो है वो खतना कब स्टार्ट होता है, जो लोहा है वो जंग खाना कब स्टार्ट होता है, जब लोहा ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आता है तो रस्टिंग होने लग जाती है। और रस्टिंग का ये फॉर्मूला रहता है 2Fe2O3 प्लस .H2O। यहाँ पे XH2O क्यों लिखे, क्योंकि पानी के कई सारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एक आध मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा आयरन जो है वो कहाँ पास रखा हुआ है, वहाँ पास कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही कोरोजन नॉर्मली था, ठीक है। अब अपन कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लोहे को जो खत जाता है, लोहा हमारे में लोहा जंग खाने लग जाता है, उसको अपन रोक कैसे सकते हैं। उसे सबसे पहले तो उसमें अपन ग्रीस वगैरह लगा दें, तो ग्रीस वगैरह से जो एयर, ग्रीस वगैरह या फिर पेंट जब अपन कर देते हैं, लोहे के गेट पे अपन देखते हैं ना पेंट करते हैं, तो पेंट अपन क्यों करते हैं, ताकि वो जो लोहा है हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना आ सके, है ना। जब अपन उसमें पेंट कर देंगे, मान लेते हैं हमारे लोहे का ब्लैक बोर्ड है तो नहीं ना, तो इसमें जब अपन पेंट कर देंगे तो पेंट हो जाएगा, आयरन के ऊपर पेंट हो जाएगा, तो आयरन का किससे कांटेक्ट टूट जाएगा, आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाएगा। क्या मैंने बताया कि जब अपन लोहे की चीजें रहती हैं, लोहे के गेट वगैरह रहते हैं, तो उसमें जब अपन पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाता है। और जब आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाता है तो जो रस्टिंग प्रोसेस होती है, जो हमारा लोहा जो होता है वो खतने लग जाता है, वो रुक जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं ना कि जो लोहे के गेट है उन्हें पेंट करके रखना चाहिए। यही रीजन है कि जब अपन पेंट कर देते हैं तो आयरन जो रहता है उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा और उसकी रस्टिंग जो प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया कोरोजन। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, राइट सम मेजर्स टू प्रिवेंट मेटल्स लाइक आयरन फ्रॉम कोरोजन। अपन आयरन को रस्टिंग से, कोरोजन की प्रोसेस से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने क्या बताया था, पेंटिंग एंड कोटिंग। या तो हम आयरन को क्या कर दें, पेंट कर दें, या तो फिर उसके आयरन के ऊपर ही किसी चीज की अपन कोटिंग कर दें, किसी चीज की लेयर बना दें। जब किसी चीज की लेयर बन जाएगी तो आयरन का जो कांटेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाएगा, और इसी तरह से पेंटिंग में भी आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाता है, और इसी ये दो प्रोसेस से भी अपन जो किसको, आयरन को अपन बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो एलॉइंग। जब आयरन के गेट वगैरह, लोहे के गेट अपन बनवाते हैं तो उसमें अपन क्या करें, कोई भी और मेटल को दूसरे मेटल को ऐड करा दे ना। जब दो मेटल को, जैसे आयरन हो गया और एक और कोई मेटल ले ले, तो जब दो मेटल को अपन मिला के अपना गेट बनवाएंगे तो जो आयरन रहेगा वो सिर्फ अकेला आयरन नहीं रहेगा, है ना। तो और कोई भी सब्सटेंस, जब और कोई भी मेटल जब उसमें मिला रहेगा तो जो उसमें कोरोजन की प्रोसेस होगी वो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखो ग्रीसिंग। जब जैसे अपन गेट वगैरह में कई बार देखते हैं कि जो उनके जॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे अपन पेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है ना। क्या होता है ग्रीस, ग्रीस एक ऑयली सब्सटेंस होता है
और जब वहाँ पे अपन आयरन पे ऑयली सब्सटेंस लगा देते हैं तब भी जो आयरन रहता है उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट टूट जाता है और अपना जो कोरोजन होता है, कोरोजन प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे अपन आयरन के ऊपर किसी भी एक मेटल की क्या करते हैं, परत चढ़वा देते हैं ना। जैसे कई बार अपन ने देखा होगा लोग किसी भी मेटल पे किसी और मेटल की परत चढ़वाते हैं, तो ऐसे अगर अपन आयरन पे किसी और मेटल की परत चढ़वा दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दें, तब भी जो कोरोजन की प्रोसेस है वो अपन स्टॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोरोजन प्रोटेक्शन। अगर अपन कोरोजन को, अपने आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। देखो फर्स्ट की मैंने इनहेंस द ब्यूटी ऑफ मेटल, जो आयरन है वो जब रस्ट हो जाती है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, जब वो जंग खा जाता है तो अजीब सा दिखने लग जाता है ना। तो अपन जो आयरन रहेगा उसको अगर कोरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो हमारा मेटल रहेगा उसकी ब्यूटी, सुंदरता बरकरार रहेगी। ठीक है, जैसे अभी आपकी सुंदरता बरकरार है वैसे ही आयरन को भी अगर अपन ये चारों मेथड में से किसी भी मेथड से अपन क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, सेव करके रखेंगे, तो उसकी ब्यूटी, सुंदरता जो रहेगी बची रहेगी। जैसे लड़की अपनी करती है ना, वो अपनी बॉडी को, अपने फेस को सन से बचा के रखती है, कहते हैं सनबर्न्स हो जाएगा वो। तो वैसे आयरन को भी अपन प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो उसकी जो ब्यूटी रहेगी, नेचुरल ब्यूटी रहेगी, अंदर से जो उसकी सुंदरता रहेगी वो क्या रहेगी, बची रहेगी। फिर नेक्स्ट देखो, प्रिवेंट डिके एंड डैमेज ऑफ मेटल। जो मेटल हमारा गल जाता है ना, जब रस्टिंग होती है आयरन की, तो हमारा धीरे धीरे लोहा क्या होता है, पूरा रस्ट खा के, जंग खा के पूरा खराब हो जाता है। तो सबसे तो अगर अपन उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा आयरन रहेगा वो बचा रहेगा और हमारी जो आयरन है वो खत्म नहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ मेटल। अगर अपन उसको पेंट करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे उसके ऊपर, या तो ग्रीसिंग करेंगे, तो जो हमारे आयरन की लाइफ रहेगी वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। क्लियर हो गया ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। अब सेकंड हमारा देखो क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हमारा कोई भी फूड रहता है उसे हम बाहर रख देते हैं ना, तो हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसकी जो स्मेल होती है वो उससे बदबू सी आने लगती है ना, वो खाना सड़ने लगता है, गंधाने लग जाता है, उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी खाना जो अपना रहता है उसे अपन कई टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, अगर हम उसे 2 दिन तक बाहर रखे रहने देते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। हम क्या कहते हैं कि ये जो दाल है ये सड़ गई है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सड़ना। कोई भी सब्सटेंस जो अपन एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं वो क्या होता है, सड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जब दाल को अपन कहाँ पे रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, कोई भी जो फूड सब्सटेंस रहते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो उनकी जो स्मेल रहती है वो क्या होने लग जाती है, अनप्लेजेंट स्मेल होने लगती है ना, और अनप्लेजेंट टू टेस्ट होने लग जाती है, मतलब उसकी स्मेल भी खराब होने लगती है और टेस्ट भी खराब होने लगता है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस जब उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जब उसे अपन बाहर रख देते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है, तो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी जो स्मेल रहती है वो अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है और अनप्लेजेंट टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को अपन रोक कैसे सकते हैं, तभी तो ये खाना जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ना आए, इसीलिए अपन उसको कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज पे रखते हैं। आज फ्रिज पे क्यों रखते हो सामान, ये चीज समझ में आई कि कोई भी जो फूड सब्सटेंस है उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना रहे, ऑक्सीजन से कांटेक्ट रहेगा तो वो सड़ जाएगा, रेंसिडिटी की प्रोसेस होने लग जाएगी। इसीलिए अपन फूड सब्सटेंस को कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज पे रखते हैं, ताकि उसका ऑक्सीजन से जो रहे वो कनेक्शन टूट जाए और वो हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो कुछ दिन के लिए हम प्रिवेंट कर सकें, बचा के रख सकें। देखो रेंसिडिटी की डिफाइन देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब कोई भी अपना फूड सब्सटेंस रहता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन हो फैट और ऑयल, क्योंकि जो अपना फूड सब्सटेंस रहता है उसमें क्या रहता है, फैट रहता है, ऑयल रहता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब कोई भी फूड है उसके ऑयल और फैट का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। मैंने क्या बोला, जब कोई भी हमारा फूड है, खाना है, उसमें जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें क्या चेंजेस हमें दिखने लग जाते हैं,
उसकी अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है और अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी का सिंपली मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन हो जाए, और हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है, हमें ऐसे पता चलता है कि उसका अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है और अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, तभी अपन कहते हैं कि जो फूड है, सब्सटेंस है, ये क्या हो गया है, खराब हो गया है ना। खराब हो गया मतलब कि रेंसिडिटी की प्रोसेस उसमें हो गई है। समझ में आ रहा है? अब मैं बताती हूँ आपको कि आप रेंसिडिटी की प्रोसेस को रोक कैसे सकते हो। जो हमारा खाना सड़ जाता है तो उसे अपन रोक कैसे सकते हैं। जैसे पहला तो मैंने बताया कि फ्रिज पे रख सकते हैं, एक आध ऐसे और भी तरीके तो मैं आपको साथ बताती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है, इससे हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अपन क्या करते हैं, कोई भी ऐसे केमिकल्स मिला देते हैं खाने पे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी ना हो, और ऐसे जब हम केमिकल्स अपने फूड पे मिला देंगे तो क्या रहेगा, जो फूड रहेगा वो रेंसिडिटी से काफी दिनों तक सेफ रह पाएगा, है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, जो अपन अचार बनाते हैं हमारे घर में, तो हमारी मम्मी लोग क्या करती है, उसमें हल्का सा नमक ज्यादा डालती है। नमक क्या होता है, एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो वो जो ज्यादा नमक हल्का सा पड़ा रहता है, तो वो जो अचार रहता है वो काफी दिनों तक, काफी साल तक हमारा सेफ रहता है ना। इसीलिए कुछ अपन एंटी ऑक्सीडाइजेंट मिला देते हैं अपने खाने पे, जिससे कि जो हमारा फूड रहे वो काफी दिनों तक प्रिजर्व रहे, सही रहे, है ना। फिर सेकंड देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटेन्ड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। वही मैंने बताया था कि रेंसिडिटी की प्रोसेस अपन कैसे रोक सकते हैं। अपन फूड जो है वो रेफ्रिजरेटर, फिर फ्रिज वगैरह में रख लेंगे, तो जो हमारा खाना रहेगा वो भी 3-4 दिन तक सेफ रह सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग कहते हैं ना कि जो खाना रहता है उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखो, है ना, मतलब कि डब्बे में बंद करके रखो। जो अपन डब्बे में कोई भी फूड को बंद कर देते हैं, जो सूखा सब्सटेंस रहता है उसे अपन डब्बे में बंद कर देते हैं, तो उसका क्या रहता है, ऑक्सीजन से कनेक्शन क्या रहता है, वो टूट जाता है। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो जो हमारा ऑयल रहेगा, फैट रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो हमारा ऑयल और ऑक्सीडेशन का जब फैट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे कि जो हमारी रेंसिडिटी की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी या तो स्लो हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। देखो, अपन जैसे जो चिप्स वगैरह के पैकेट लाते हैं उसमें जो एक्सपायरी डेट रहती है वो विद इन 6 मंथ रहती है ना। तो अपन कहते हैं कि जो चिप्स वगैरह अपन खा रहे हैं, कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं, तो वो भी तो तेल में ही सेले रहते हैं, तो उनमें भी तो ऑयल रहता है, फैट रहता है ना। ऑयल तो रहता है ना और फैट भी रहता है, तो वो क्यों नहीं खराब होते, वो इसलिए नहीं खराब होते क्योंकि जो उनका पैक रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और जो नाइट्रोजन गैस रहती है वो ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस रहती है वो ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती है। और ऑक्सीजन गैस का कांटेक्ट जो पैक के अंदर फूड रहता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो होता नहीं, नाइट्रोजन के कांटेक्ट में होता है। और नाइट्रोजन हमारी क्या है, अनरिएक्टिव गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए जो पैक के अंदर फूड रहता है वो हमारा काफी मंथ तक जो रहता है वो सेफ रहता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है ना, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजनस गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में जब अपन कोई भी फूड या सब्सटेंस को रख देते हैं तो क्या होता है, खराब नहीं होता है। जैसे कि अपन ने देखा होगा जब अपन मिठाई वगैरह की शॉप पे जाते हैं तो मिठाई वगैरह, इतनी सारी मिठाइयाँ रहती है शॉप में, तो हर रोज तो इतनी सारी मिठाइयाँ उनकी बिकती तो नहीं है ना कि एकदम एक दिन में ही उनका जो भी काउंटर वगैरह रहता है उस पर पूरी मिठाइयाँ बिक जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो मिठाइयाँ को कहाँ रखते हैं, नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट पे रखते हैं। जो उनके यहाँ का कांच वाला रहता है ना पार्ट, जिसपे अपन देखते हैं डिस्प्ले पे, उसमें जो अंदर गैस रहती है, उसको सिस्टम रहता है पूरा, उसमें जो अंदर गैस प्रेजेंट रहती है वो नाइट्रोजन रहती है। नाइट्रोजन क्यों प्रेजेंट रहती है, ताकि जो उनकी मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, उसे रेंसिडिटी प्रोसेस से हम बचा सके। जब वो नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रहती हैं और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं तो वो खराब नहीं होती है, ठीक है। वहां पे भी कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजन गैस, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अपन के ऐसे कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अपन लाइट से जब दूर रहते हैं तब भी उन्हें अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गया कि रेंसिडिटी से अपन कैसे अपने फूड सब्सटेंस
को बचा सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा हो। इस लेक्चर में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स को ही कवर किया है, जो कि हमारा था कोरोजन, और फिर हमने देखा था कि कोरोजन की जो प्रोसेस होती है उसे अपन कैसे स्टॉप कर सकते हैं। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा, रेंसिडिटी, और फिर हमने पढ़ा कि हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको दोनों चीज़ें अच्छे से, कोरोजन और रेंसिडिटी अच्छे से समझ में आ गया है, तो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।